तो चलो शुरू करते हैं। अब वेक्टर है ना, हमने क्या क्या पढ़ लिया? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री। अब पढ़ेंगे वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5-7 लेक्चर लगेगा। तो वेक्टर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो पहले वेक्टर के ना पहले लिख देता हूँ। लेकिन हम लोग वेक्टर आखिर होता क्या है इससे पहले कुछ मतलब पूरा घेराबंदी करते हैं कि आखिर ये कहाँ से कुछ आया। ठीक है, समझ रहे बात को? देखो, जैसे बात देख, ध्यान से समझो। यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स, क्या मैं बोल रहा हूँ? यूनिवर्स जानते हो ना, पूरा ब्रह्मांड है। हाँ। जिसमें सितारे हैं, तारे हैं, पृथ्वी है, सब चीज़ें है ना। तो उस यूनिवर्स में दो प्रकार की चीज़ होता है। हाँ, सुनो, नहीं, दो प्रकार की चीज़ तुमको देखने को मिलता है। सुना, पूरे यूनिवर्स में तुमको दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा चीज़ जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। फिजिकल मतलब भौतिक। हाँ, भौतिक क्वांटिटी होता है जिसको, जैसे पेन, पेपर, कॉपी, हाँ समझ रहे हो ना, बोतल, इस सब चीज़ों को हम लोग छू सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। छू सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, वेट नाप सकते हैं, ये सब। एक चीज़ होता है जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी समझना, एकदम बारीकी से समझा रहा हूँ मैं, एकदम बेसिक से, जीरो से भी नीचे ले गए हैं, है ना। नॉन फिजिकल का मतलब हो गया ना कि जिसको हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से बढ़िया आएगा समझ में। जैसे देखो, गुस्सा, अगर मैं बोलूँ एंगर, गुस्सा, है ना, अगर गुस्सा की बात करूँ, है ना, हैप्पीनेस की बात करूँ, है ना, लाफ की बात करूँ, खुशी की, है ना, तो ये सॉरी लव की बात करूँ, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एकदम नॉन फिजिकल है। इसको हम लोग साइंस में स्टडी नहीं करते हैं। नॉट स्टडी इन साइंस, याद रखना। साइंस में इसको हम लोग पढ़ते ही नहीं है, स्टडी ही नहीं करते। तो पढ़ते किसको है? तो फिजिकल क्वांटिटी को। यानी जितना चीज़ तुम फिजिक्स में पढ़ेगा आज से लेके, सारा फिजिकल क्वांटिटी होगा, तभी ये उसको पढ़ सकता है। आए बात नहीं समझ में तुमको? अब वो फिजिकल क्वांटिटी वो होता है विच कैन मेजर, विच कैन मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं, कैन नॉट मेजर ना, समझ रहे? नॉन फिजिकल। हाँ, इसको मेजर कर ही नहीं सकते, इट कैन नॉट मेजर। तो इसलिए हमको नॉन फिजिकल, इसकी अब हम लोग यहाँ से ब्रांचें ख़त्म करते हैं कि ये इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं। तो कहाँ करना है स्टडी? इसको भी तो कोई पढ़ता होगा ना। तो जो फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, फिलॉसफी जो गीत शायरी सब लिखते हैं, उसको यही तो पढ़ते हैं। आर्ट्स वाले यही तो। हाँ, अब देखो, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस वाले साइंटिस्ट जो होते हैं वो जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसके हम लोग लॉ बना सकते हैं, है ना, जो एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में, जो दिखता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको मेजर कर सकते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि देखो, फिजिकल क्वांटिटी के तो भाई कई टाइप्स के होंगे, एक तो है नहीं फिजिकल क्वांटिटी ना। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी हमारा जो है वो दो प्रकार का देखने को मिलता है। मतलब समझ रहे बात को? कितना? दो प्रकार के। अब ये किसके आधार पर बांटे हैं फिजिकल क्वांटिटी को? तो डायरेक्शन के आधार पर। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ, छोटा छोटा लिखता हूँ, डायरेक्शन। मैंने डायरेक्शन से अगर सोचा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। तो यही वेक्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आए बात समझ में? एक होता है स्केलर और एक क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यानी हमारे पास दो प्रकार के क्या मिल रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तुम कहना कि फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन डायरेक्शन के आधार पर। किसके बेसिस पर? डायरेक्शन के बेसिस पर। ठीक है, तो आगे फिर से मैं पढ़ाऊंगा फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसमें मैं बताऊंगा तुमको ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव फिजिकल क्वांटिटी दो होता है, वो पढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग यही दो देख रहे हैं। ठीक है,
तो मैं बेसिकली अगर देखा जाए फिजिक्स को तो चारे ग्रुप में ऐसे बांट के पढ़ा जाता है, एक फंडामेंटल, एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब स्केलर फैक्टर, स्केलर क्या होता है? मतलब देखो ऐसा सोचो, हाँ, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, यही ना कहना चाहते हो? अभी भ्रम दूर हो जाएगा तुम्हारा। एक चीज़ बताओ कि ऐसा सोचो कि कोई मतलब जैसे मान लो मास है, ठीक है, चाहे स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये होता है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मास को बोलें तो मास, अगर जैसे आलू हमको खरीदना है तो मास यूज करेंगे, 2 kg, 4 kg, 5 kg। तो हम लोग उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है कि भाई ईस्ट साइड में हमको 2 kg आलू दे दो, वेस्ट साइड में, ऐसा तो कुछ बोलते नहीं है। हम लोग सीधे सीधे उसके क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं स्केलर में ना कि इट हैज, मैं शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ कि इसमें जानते हो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसमें नो डायरेक्शन है ना? नो डायरेक्शन, नो नीड डायरेक्शन। तुम शॉर्ट, मैंने हमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि तुमको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लो मैं मास की बात करूँ तो मास अगर है 20 kg, अगर मैंने लिख दिया, कितना लिख दिया? 20। तो 20 का मतलब हो गया, ये जो 20 लिखे हैं ये हो गया मैग्नीट्यूड। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई भी अंक आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। और जो ये है, जो केजी लिखे हैं, ये डायरेक्ट, सॉरी यूनिट है। क्या है? यूनिट है। जो केजी लिखा हुआ क्या है? कुछ भी देखो ना तुम, अगर मान लो लेंथ की मेजर करो ना, लेंथ को अगर तुम लेंथ मेजर करते हो, मान लो लिख दिया मैंने 100 मीटर, तो 100 क्या है? मैग्नीट्यूड है। माने कोई भी अंक होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है? एकदम यही दिमाग में रखो। और मीटर जो लिखा है वो क्या होगा? यूनिट होगा। क्या होगा? यूनिट होगा। क्लियर होगा कि नहीं? तो यानी अगर मैं कहूँ, मैं एक लड़का से कह रहा हूँ कि 2 मीटर कपड़ा लाओ, और एक लड़का से कह रहा हूँ कि 200 मीटर कपड़ा लाओ, तो मतलब यूनिट तो दोनों में सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? अलग अलग है। तो 200 मीटर जिससे बोल रहा हूँ वो ज़्यादा हो जाएगा ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ज़्यादा है। क्लियर हुआ? तो स्केलर कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे टेम्परेचर हो गया, उसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है बताने में? नहीं। लेकिन वही अगर मैं कहूँ, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं कहूँ कि मुझे जाना है यहाँ से दिल्ली, ठीक है, तो तुम कहोगे कि दिल्ली अगर आपको जाना है तो आप एक काम करिए, यहाँ से अगर आप मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, तो आप 4 घंटे में, 3 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे, यही ना आप तुम कहोगे। तो मैं 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर 3-4 घंटे चलता हूँ तो मैं किसी और डायरेक्शन में, हो सकता है मैं बांग्लादेश पहुँच गया, नेपाल पहुँच गया, कहीं और जो पहुँच गया। तो क्योंकि हमको जो स्पीड तो बताया लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं बताया। अगर वो डायरेक्शन बताया था कि तुमको ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, तो ज़रूर तुम क्या करते? उसी डायरेक्शन में जाते तो पहुँच जाते। तो इसीलिए हम लोग को ये फिजिकल क्वांटिटी कुछ अधूरा लगने लगता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी क्या लगने लगता है? अधूरा। ए भाई, बिना डायरेक्शन के तो ये संभव है नहीं समझे? जैसे मान लो मैं कहूँगा कि इस पेन पर फोर्स लगाओ, इस पेन पर फोर्स लगाओ, 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो कोई इधर से फोर्स लगा देगा ऐसे, कोई इधर से फोर्स लगा देगा, हैं, कोई इधर से फोर्स लगा देगा, यही नहीं करेगा? लेकिन इसका डायरेक्शन तो होना चाहिए ना, तुम्हें पूछना चाहिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो किधर लगाएं? ईस्ट में कि वेस्ट में कि नॉर्थ में, साउथ में, है ना? तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ गया हम लोगों को किस चीज़ का? डायरेक्शन का। इसीलिए हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो सुनो, इसमें देखो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, ये तो होकर करेगा, और डायरेक्शन होता है। थर्ड क्या होगा? डायरेक्शन होता है। लेकिन एक चीज़ जो सब कोई भूलता है वो बताता हूँ मैं, फॉलो करना चाहिए वेक्टर लॉ को। फॉलो वेक्टर लॉ। क्या करना चाहिए? वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। अब वेक्टर लॉ आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये 3 चीज़ होना चाहिए। वह क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वेक्टर नहीं है। जैसे करंट में तो डायरेक्शन होता है, 5 एम्पियर करंट एक तार में बह रहा है, तो ईस्ट में से वेस्ट जा सकता है कि नहीं? बोलिए।
मान लीजिए इधर से इधर एक करंट जा रहा है, कह देंगे। तो डायरेक्शन भी है, अब 5 एम्पियर बोल रहे हैं तो 5 मैग्नीट्यूड भी हो गया, एम्पियर यूनिट भी हो गया, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए वो वेक्टर नहीं है। तो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन था ना उसमें। आया कि नहीं समझ? तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए कितनी शर्त चाहिए बोलो? 1 2 3 4, कितने शर्त चाहिए? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ को फॉलो करना है। ठीक है, करंट स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। हाँ स्केलर हो जाएगा, नहीं तो टेंसर एक क्वांटिटी होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। हाँ आप बोल सकते हैं स्केलर, ऑप्शन में नहीं है तो, है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं नीड। नीड मतलब ज़रूरत है किस चीज़ का? डायरेक्शन। डायरेक्शन के बिना तुम बता ही नहीं सकते। मैं शॉर्ट में DIR एपोस्ट्रोफी लिख रहा है ना। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे फोर्स आ जाएगा ना, फोर्स आ जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा, वेलोसिटी आ जाएगा, याद नहीं करना है, एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें याद नहीं करना है, बस अब वेक्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इतना ओवरव्यू समझ में आ गया। चलो एक बार मेरे साथ बोल दो, 2 मिनट लगेगा। यूनिवर्स में 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, कौन कौन? फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वो जो जिसके पास जिसे मेजर ना किया जा सके। हाँ, गुस्सा हो गया, ये सब, हैप्पीनेस हो गया, हाँ, लव हो गया, जिसको मेजर ही नहीं कर सकते, है ना, सिंपल। और वह चीज़ जिसको मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? वेक्टर और स्केलर। हाँ, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर किसको बोलते हैं? जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं जरूरत पड़ती है, मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट में यूनिट भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। हाँ ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर। यहाँ से ये इंट्रोडक्शन था एकदम से, है ना। अब इसको समझ लिया तो वेक्टर लॉ। अरे भाई वेक्टर जब पढ़ेंगे तब ना वेक्टर लॉ पढ़ेंगे। नशा वशा नहीं कर रहा है घड़ी, वेक्टर शुरू भी नहीं किए तो कह रहा है वेक्टर लॉ है, सस्ता नशा। चलो तो अब यहाँ से हम लोग वेक्टर को डिफाइन कर दिए हैं, उधर इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। अब यहाँ से वेक्टर की शुरुआत करते हैं। वेक्टर तो शॉर्टकट में बोला जाए तो इनके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, MAGNITUD, ठीक है। और क्या होता है? यूनिट होता है और डायरेक्शन होता है। ये शॉर्टकट में बोला जाए तो हो गया। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट था इसमें, फॉलो वेक्टर लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हमारा पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर माने वेक्टर को लिखते कैसे हैं? सीधे लॉ कहता सीधे लॉ बताइए, कहता ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखो 2 तरीका है रिप्रेजेंट करने का। एक है ग्राफिकल मेथड और एक है मैथमेटिकल। ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मैथमेटिकल भी। दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो तुमको मैथमेटिकल अल्फ़ाबेटिकल तुमको लिखना है कुछ, मान लो हम लिखते हैं वेक्टर ए मुझे लिखना है, तो हम क्या करेंगे जानते हो? ए लिख के अब ऊपर से ऐसे एरो दे देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए, ठीक है। अगर मुझे लिखना है एक और तरीका है वेक्टर ए लिखने का। जैसे मान लो वेक्टर ए लिखना है तो किसी बुक में, मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड बुक देखोगे तो एगो पैरवा इसका ना, मतलब अक्षरवा ना एगो डार्क कर देगा, ऐसे भी लिखते हैं, समझ रहे बात को। इसको किस में लिख देगा? थोड़ा सा डार्क कर देगा, तो ये भी वेक्टर ए है। लेकिन हमारे बुक में सारा ये से एरो वाला दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? अगर आपको लिखना है वेक्टर ए फॉर एग्जांपल, समझ लो, आराम से समझो। वेक्टर अगर तुम समझ गए ना बढ़िया से, तो समझ लो कि 30, 40, 50% तक फिजिक्स को कंट्रोल कर लिया तुम। देख वेक्टर ए लिखना है ना, तो तुमको ऐसे एरो देना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि एरो जो होता है ना,
वो उसमें दो चीज़ होता है इसके वेक्टर में। एक यहाँ वाला पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? है हेड, इसके वाले पोर्शन को। और यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को हम लोग बोलेंगे टेल। क्या बोलेंगे? टेल। टेल। आ रहा कि नहीं समझ? तो दो गो चीज़ है इसमें, हेड एंड टेल। पता चल गया? तो हेड किस चीज़ को बताएगा? तो कभी भी जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जो हेड होगा वो डायरेक्शन बताएगा। किसको बताएगा? डायरेक्शन। और जो टेल होगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा। अब यहीं से कन्फ्यूजन शुरू। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर कितना बड़ा है, इस चीज़ को बताएगा कौन? टेल। जैसे मैं कह रहा हूँ ए बराबर, माने ए वेक्टर बराबर 10 मीटर, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। ए वेक्टर बराबर 5 मीटर, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं एक स्केल पर नापूंगा 10 मीटर। अगर मान लो कि यहाँ तक 10 मीटर आ गया फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर हम लोग ए वेक्टर ऐसे लिख देंगे कभी भी। ठीक है? तो ये हो गया ना? हाँ 10 मीटर। अब सुनो, अब मैं इसको 5 मीटर लिखना है तो इसका आधा जरूर होगा, तो मैं इसके आधा तक बनाऊंगा दूसरा वाला एरो। तो इसका मतलब क्या है कि देखो वेक्टर जो है हमारा है वो ये बड़ा है, मतलब ये वाला अगर पूछ उसका बड़ा है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है? बड़ा है। बड़ा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? हाँ तो यानी कभी भी एरो से ही किसको दिखाते हैं? मैग्नीट्यूड को। मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किससे दिखाएंगे? वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा उसका टेल बताता है। ये पूंछ जितना लंबा होगा उतना ही बड़ा उसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब उतना ही अंक ज़्यादा होगा। ये 10 है तो 10 है तो बड़ा है, 5 है तो छोटा है, छोटा है। 2 होता तो और छोटा होता। आ रहा कि नहीं समझ में? इतना समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? तो अगर कोई कहे वेक्टर बी, तो तुमको एरो से दिखाना हो तो एरो दिखाओ, नहीं तो वेक्टर बी के ऊपर साइन एक दे दो। ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज़ है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में। तो इतना तो हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। समझना, एकदम तुम अलर्ट होकर समझो। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा वहीं पे तुम हमसे पूछ देना। ठीक है? शर्माने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, TYP, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। कई प्रकार के वेक्टर होते हैं, लेकिन जो काम का जो वेक्टर है वो सारा हम बता रहे हैं जितना हमारे सिलेबस में है जो दिखेगा। ठीक है? ऐसे बोलने के लिए ढेरे सारा, कोई कुछ खोज के लिया देगा, कोई कुछ खोज के लिया देगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी होगा उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक? तो पहला हमारा वेक्टर है, उसको हम लोग बोलते हैं, मान के चलो, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है दो वेक्टर इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में हो। समझ रहे बात को? जैसे मान के चलो एक वेक्टर इधर है ए, ये वेक्टर ए है, तो इधर ही है दूसरा वाला भी, यानी बी वेक्टर भी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। देखो दोनों का टेल बराबर है, दोनों का हेड बराबर है, इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर है। बोलिए। इक्वल वेक्टर है। वैसे ही दूसरा हो जाएगा इसका उल्टा, अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल माने बराबर नहीं हो, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, है ना? मान लो छोटा हो या वो कम हो, है हो सकता है ना? दूसरा देखो, दूसरा हमारा है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। अब देखो पैरेलल वेक्टर जो है इसमें क्या होता है कि एक डायरेक्शन में होना चाहिए। वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एक साइड, मतलब दोनों वेक्टर, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है? सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे भले वो इक्वल है या नहीं, इससे हमको मतलब नहीं है। जैसे मान लो एक इधर वेक्टर है और दूसरा इधर है, मान लो छोटा भी है तो क्या हुआ, लेकिन दोनों एक डायरेक्शन में है कि नहीं है? बोलो तुम खुद सोच के। ठीक है? तो इसको हम लोग बोलेंगे बी, मान लो वेक्टर बी। ठीक?
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल का मतलब ना एक साइड में है, मतलब एक ही तरफ उसका हेड है, ठीक है। देखो इसको भी तो पैरेलल बोलेंगे, जैसे कि मान लो एक इधर है इधर है, क्या इसको पैरेलल नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। अब दूगो हो गया पैरेलल वेक्टर। अब पढ़ेंगे, अब तीसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब जो दो वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा यहाँ पे ना दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, याद रखना। थीटा कितना हो गया यहाँ पे, 0 डिग्री, भूलना नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा एंगल, मैं लिख दिया हूँ पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक वैसे ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थीटा, यहाँ पे जानते हो 180 डिग्री होगा। कितना, 180। देखो यहाँ पे कोई सर थीटा का वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में होगा 0 डिग्री, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे ना हाँ, 0 इक्वल वेक्टर में भी। हाँ, जब भी एक डायरेक्शन में हेड रहेगा तो 0 डिग्री ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक इधर वेक्टर है और एक इधर वेक्टर है, तो अब ये एक दूसरे के अपोजिट में है कि नहीं, तो कितना कहलाएगा, 180 डिग्री। सर हेड का डायरेक्शन तो अलग है, लेकिन अगर इक्वल हो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हेड का डायरेक्शन अलग है तो हम लोग कह सकते हैं अनइक्वल वेक्टर, जैसे कि एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो। बोलने के लिए तो कुछ भी, एंटी पैरेलल भी है, अनइक्वल भी है, वो तो शब्द हैं हमारे, है ना। अब देखो चौथा नंबर जो है हमारा वो है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब ना, हाँ, दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में होगा तो हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। जैसे मान लो मैं एक डॉटेड लाइन से एक लाइन रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एक डॉटेड लाइन से लाइन रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं इसमें देखो एक ही लाइन में दे रहा हूँ, देखो एक हमारे पास ये वेक्टर मिल गया, ए वेक्टर ना, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है, ये डी वेक्टर है। तो क्या एक ही लाइन में नहीं है सब, तो कोलिनियर वेक्टर बोल देंगे। अगला है हमारे पास 5 नंबर कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही प्लेन में हो, दो या दो से अधिक एक ही प्लेन में हो। एक ही प्लेन समझते हो, एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड प्लेन होता है, वो आगे देखेंगे भी। लेकिन मान लो कि हम लोग एक प्लेन बना दिए है, ऐसे एक प्लेन बना दिया मैंने, और ये है हमारा वाई प्लेन और ये है हमारा एक्स प्लेन। तो ये पूरा जो खींच रहे हैं ये सब क्या है, एक प्लेन है। प्लेन समझते हो ना, प्लेन माने एक ऐसा स्थान जहाँ, मतलब जैसे देखो एक कॉपी जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। एक कॉपी, एक इधर एक्स है और इधर वाई है, तो इसमें भर दिए जितना मटेरियल, ये प्लेन हो गया। प्लेन मतलब ऐसा स्पेस, ऐसा स्थान जहाँ पे कुछ रख सकते हैं ना। तो प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में। तो हमारा ये एक्स वाई प्लेन है, कैसा प्लेन है ये, एक्स वाई प्लेन। प्लेन हमेशा 2D होता है, 2 डायमेंशन का होता है, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का, ठीक है। चाहे तुम बना सकते हो जेड और वाई का, जेड एक्स का भी बना सकते हो, मतलब हमेशा 2 ही प्लेन मिलेगा, माने दो कोना, तो उसमें तुम प्लेन बना सकते हो। अब तुम देखो यहाँ का जो जगह है, यहाँ का हवा में जो है जगह, यहाँ तुम प्लेन नहीं बोल सकते क्योंकि ये स्पेस आ गया, इसमें सारा डायमेंशन आ गया ना। लेकिन इस पेज पर अगर कोई चिट्ठी चलती है उसको 2 ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, या तो इधर जाएगी नहीं तो इधर जाएगी, एक्स और वाई, थर्ड नहीं है इसमें। अरे बस अब तुम कहोगे नहीं सर ये मोटाई है, तो मोटाई को लेकर तो 3D बन जाएगा एकदम। एक थीन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अगर चिट्ठी चले तो उसको 2 ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, या तो एक्स में नहीं तो वाई में। ऊपर तो उड़ नहीं सकती, जेड में तो जा नहीं सकती।
तो प्लेन का मतलब होता है कि दो एक्सिस को मिलाने पर जितना भी इधर बीच में स्पेस बच रहा है वो सब क्या है, प्लेनर है ना, प्लेन है वो। अब इसमें हम लोग वेक्टर रखेंगे को प्लेनर, माने एक ही प्लेन में रहेगा। जैसे मान लो कि मैं ऐसे रख दिया तो ये ए वेक्टर है, मैं एक ऐसे डाल दिया, ये बी वेक्टर है, मैं एक ऐसे डाल दिया, ये सी वेक्टर है, मैं ऐसे डाल दिया, एक डी वेक्टर। ये सब ए बी सी डी ऑल आर ए बी सी डी है ना, वेक्टर सब है, ऑल आर कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। खत्म। ये सारे कौन से कोप्लेनर वेक्टर है। अब को इनिशियल वेक्टर 6 नंबर क्या आ जाएगा, को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर। अब देखो को इनिशियल वेक्टर किसको बोलते हैं, मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी शुरुआत एक पॉइंट पर हो, है ना, दो या दो से अधिक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो। अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो इसका मतलब कोई इनिशियल वेक्टर है। जैसे मान लो एक यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम मैं ओ रख दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से देखो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर मान के चलो इधर जा रहा है, एक वेक्टर कहीं नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको, अगर मान लो मैं इसको बोलूँ ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर और इसको डी वेक्टर, 4 वेक्टर मैं बोल दूं और सबको मैं पीछे बैक ट्रेस करूं ऐसे, तो क्या सभी एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं? इसका मतलब यहीं से कहीं से निकले होंगे, यही सोर्स है, यहीं से इसे भागे होंगे फा करके ऐसे, है ना। तो ये होते हैं क्यू इनिशियल वेक्टर। क्लियर? क्या हंस रहा है ना। तो को इनिशियल जिसकी शुरुआत एक जगह है, ठीक है। को इनिशियल हो गया, को प्लेनर हो गया, को लीनियर हो गया। इसको ना को प्लेनर भी बोलते हैं, इसको को एक्सियल भी बोलते हैं, मैंने एक एक्सिस में अलोंग करता हो। रहने दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसकी जरूरत पड़ेगी ना उसको हम बोल रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंट दे देंगे। देख जरूरत पड़ेगी इसका 7 नंबर को, नल वेक्टर। हाँ, नल मतलब जीरो। वेरी गुड। देखो ऐसा वेक्टर, वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन पता ना चले, नहीं समझे। जिसका मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन डायरेक्शन पता ही नहीं है, किधर जाएगा, इधर उधर किधर जाएगा, ये भी नहीं पता है, उसको हम लोग नल वेक्टर या जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। इसको कहीं कहीं पे लिखता है जीरो वेक्टर। सर इसको स्केलर क्वांटिटी में नहीं करेंगे स्केलर क्वांटिटी में। देखो कैसे, जैसे मान लो कि एक बॉक्स है, 5 kg का मान लो बॉक्स है, ठीक। अगर इधर से कोई इस पर फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का, और इधर से जस्ट अपोजिट में ही कोई फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का, अब बताओ कि नेट फोर्स इस पर कितना होगा? 0। तो एफ नेट यानी नेट फोर्स जो है वो मिलेगा हमको 0 न्यूटन। क्या मिलेगा? न्यूटन। ये एक फोर्स है, 0 न्यूटन भी एक फोर्स है, इसीलिए ये वेक्टर है। वेक्टर है ना भाई, 0 भी तो एक टर्म आया है भाई, तो वो भी तो हाँ, तो वेक्टर ये दोनों को मिलने से ही ना बना है भाई कोई डाटा, मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो इसको हम लोग नल वेक्टर बोल देंगे नल हो गया, मैंने दोनों को कैंसिल कर दिया। आया कि नहीं समझ? तो इसको नल वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक ये चीज़ अब तुम याद रखना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाकी ये सब याद हो जाएगा, नाम से क्लियर होता है बस। को इनिशियल, को प्लेनर। इनिशियल है तो किसी उसका जो इनिशियल पॉइंट है किसी एक ही पॉइंट। अब लास्ट जो है इसको तुम समझ लो 8 नंबर, बस यही है 8वां नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट। सर हाँ, अगर कोई पूछे कि वेक्टर कितने हैं तो
हम कितना भी बोलो मतलब 8-9। हाँ बोले वेक्टर 8-9 मतलब है। वेक्टर कितने हैं भाई? वेक्टर तो कोई इस सवाल है गलत है। बेसिकली अगर देखा जाए तो 7-8 टाइप। देखो 7-8 टाइप भी नहीं होता है। मतलब एक दो वेक्टर को एक साथ है ने लिख दिया तो बोल देंगे कि छोटा बड़ा है तो इक्वल अनइक्वल, तो कोई टाइप थोड़े होता है। एक्चुअली नॉल वेक्टर यूनिट वेक्टर यही थोड़ा सा मतलब एडवांस है और इसको जानने की ज़रूरत है। बाकी कोई वेक्टर का ये नहीं है, समझा? बेसिकली अगर तुम बोलना चाहो तो 8 को बोल दो, बाकी भाई आप बता दो और जानते हो तो। नहीं समझे? अगर कोई और बता रहा है तो उनसे भी ज़्यादा और हो सकता है। हाँ नहीं, कोई एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे उसका कुछ और नाम दे देंगे, अच्छा हाँ, तो वो भी तो वेक्टर वही एक वेक्टर हो जाएगा। हम लोग कुछ और मतलब लगा देंगे, यहाँ पे फोर्स लगा दिए इधर और बोल दिए कि भाई इधर हो रहा है, कुछ और नाम रख देंगे। तो इस तरह से वो सब नहीं चलता है। लेकिन बेसिकली जितना है उतना तुम्हें याद रखना। यूनिट वेक्टर मतलब देखो वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? वन। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। ठीक है, और जब मैग्नीट्यूड वन हो और डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है, याद रखना यूनिट वेक्टर किसको बताता है? डायरेक्शन को। अगर देख यूनिट वेक्टर होगा ना उस पर कैप लगाते हैं, याद रखना, यही तो याद रखने वाली बात है। जैसे मान लो मैं लिखूंगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए, अगर मैं लिखूंगा तो मैं ए के ऊपर एक कैप लगा दूंगा, ऐसे एक कैप। क्या किया मैंने? बोलो, एक कैप लगा दिया। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो उसके ऊपर कैप लगाया जाता है, याद रखना इतना बात। ठीक है, ये डायरेक्शन को बताता है, ये भी बात तुमको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? अब देख वेक्टर जो है हमारा, जैसे मैं एक यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ, इसको अभी याद कर लेना। पहला फॉर्मूला है, जैसे देखो वेक्टर जो होता है, वेक्टर होता है उसमें दो चीज़ें आती है, एक आता है मैग्नीट्यूड और एक आता है डायरेक्शन। आता है ना? बोलो हाँ। तो यहाँ से अगर तुम देखो तो डायरेक्शन बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्शन इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। गुड, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अब यही डायरेक्शन को ही तो हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान लो हम लोग बोले, अगर सुनो हमारे पास अगर मान लो ए वेक्टर है, तो अगर मैं ए का अगर मैं डायरेक्शन दूं तो क्या ए कैप लिख सकता हूँ? और उसी का वेक्टर होगा तो ए के ऊपर वेक्टर लिख सकता हूँ। उसी का अगर मैग्नीट्यूड लेना होगा तो ए लिख के और यहाँ पे ऐसे घेर दूंगा तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। दोनों तरफ से घेर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये। तो ये इसका काम आएगा, मैग्नीट्यूड निकालना वगैरह सब सीखेंगे, लेकिन इतना समझ में आ गया तुमको? वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन। इतना समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से, तो ये इतना ही टाइप्स तुमको करना है याद। ठीक है, इतना टाइप तुमको ध्यान रख लेना। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग बोलेंगे कि एंगल बिटवीन वेक्टर बहुत काम का चीज़ है ना। पहले एक छोटा सा टॉपिक है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, SHIFTING, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो यानी हम लोग वेक्टर को क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को शिफ्ट करना है। सुनना, वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं इधर को इसका। जैसे देखो पहली बात याद रखना कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। देखो कैसे? जैसे मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है ये, ठीक, तो मैं चाहूँगा तो इसको खिसका के आगे ले आ सकता हूँ यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पे। यहाँ ले आ दिया, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम खिसका के आगे ले आ दोगे तो। वेक्टर को ऐसे ही एकदम खिसकाओगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस में नहीं, डिस्टेंस से कोई मतलब, जितना लेंथ का वेक्टर है उतना ही लेंथ का तुमको बनाना चाहिए बस, खाली, है ना? जितना लेंथ का उतना ही ना रहेगा। वेक्टर ऐसा है पड़ा हुआ है और तुम आगे खिसका दिए तो इस वेक्टर को कोई फर्क पड़ा ना? डायरेक्शन में भी तो चेंज नहीं हुआ। हाँ, डायरेक्शन उसी डायरेक्शन। हाँ, बस पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं।
अब देखो, लेकिन अगर तुम इसे नचा दोगे ना वेक्टर को, है ना, तब दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर का जैसे ही तुम रोटेट करोगे तो उसके डायरेक्शन में फर्क आ जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ, पहले दूसरा डायरेक्शन में था, अब जब चेंज होगा तो दूसरे डायरेक्शन। ऐसे देखो कि वेक्टर को 360 डिग्री अगर 360 रोटेट कर दें, जैसे 360 का मतलब देखो वेक्टर यहाँ है, ऐसे पड़ा हुआ है, पेन के ऊपर नज़र दौड़ाओ, ऐसे पड़ा हुआ है। अब इमेजिन करो यहाँ पे इसका नीब है ना, यहाँ पे है ना, मैं इसको नचाया ऐसे, फिर उसी यहाँ पे 180 हो गया, यहाँ पे 270 हो गया, और यहाँ पे आ गया 360, फिर वहीं पे आ गया कि नहीं? तो 360 डिग्री रोटेट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 360 डिग्री तो फिर वहीं पे आ जाएगा, उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देखो वेक्टर को जस्ट अपोजिट करने पर, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मैग्नीट्यूड सेम। ये तो कंसेप्ट है, ये जितना लिख रहे हैं सब कंसेप्ट है, ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, पेन पर ध्यान देना, इसका लेंथ 10 मीटर का है मान के चलो, ठीक, इसका डायरेक्शन इधर है, मैं इसको जस्ट अपोजिट नचा दिया 180 डिग्री पर, यहाँ ला दिया, तो क्या इसके लेंथ में कोई फर्क पड़ा? लेंथ में 10 मीटर तो उतना ही रहा, यानी मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा ना, तो उस पर माइनस साइन लगा देंगे, तो वेक्टर में निगेटिव साइन लगा देंगे, लगा देंगे। देख, जैसे मान लो कि मेरे पास एक इधर वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, ठीक है, और मैं इसको रोटेट करके नीचे ला दिया, ठीक है, ऐसे ला दिया नीचे, तो मैं उसको डॉटेड लाइन से लिख देता हूँ नीचे, दिख रहा होगा इसमें, सॉरी, देखो ये ए वेक्टर है और मैं नीचे ऐसे ला दिया ऐसे, ठीक है, तो अब इसको -a कहेंगे, क्या कहेंगे? -a, खत्म। नहीं है समझ? जैसे मान लो कि मेरे पास एक इधर वेक्टर है, तो ये मान लो ए वेक्टर, तो मैं अगर इसको इधर ला दूँ, इधर पीछे ला दूँ, ऐसे ला दूँ, तो ये -a कहलाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, खत्म। समझ में आया ये? तो शिफ्टिंग तो वेक्टर को हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, 3 कंसेप्ट है सर इसमें। हाँ, यही 3 कंसेप्ट है, याद रखना। 180 डिग्री के लिए। हाँ, और देखो ऐसे वेक्टर है ना, ऐसा कहीं भी ऐसे शिफ्ट कर देगा ना, इधर इधर इधर, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। कहीं भी खिसका दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पढ़ो एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल्स निकालना सीखना पड़ेगा, है ना। अब इसमें हम लोग सीखते हैं फटाफट। जैसे देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी एंगल जो होता है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा हेड या टेल के बीच होता है, बीच बनता है। तो रिपीट करने का आदत पड़ गया है। जैसे दो वेक्टर है, उसके बीच का वेक्टर होगा ना, एंगल होगा ना, तो हमेशा हेड या हेड के बीच में, चाहे टेल के बीच में होगा। जैसे देख, मेरे पास एक वेक्टर है इधर, इसको ए बोल देता हूँ, और दूसरा वेक्टर को मैं ऐसे बोल दिया, तो बताओ टेल है कि नहीं? कहाँ टेल है? यहाँ है। तो यहाँ टेल है, तो यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? यानी दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कहाँ है? यहाँ पर, है ना।
अब तुम कहोगे कि देखिए हम ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, ये ए है और ये बी है, तो क्या ये हेड हेड मिल गया? तो हेड हेड के बीच का एंगल यहाँ होगा। क्या ये समझ में आ गया? मतलब या तो हेड हेड पर मिलेगा, नहीं तो टेल से टेल मिला, टेल से टेल मिलाओगे तो तुम्हें एंगल मिल जाएगा। हेड और टेल नहीं मिल सकता है। हाँ, अगर मान लो कि अब देखो यहाँ पे थर्ड लिख देता हूँ कि मान लो ये रहा हमारा एक वेक्टर और मान के चलो ये रहा एक वेक्टर, तो ए का हेड, ए वाले का हेड और बी वाले का टेल मिलाएगा तो ये वाला एंगल नहीं होगा। ये यहाँ जो थीटा लिखेगा ना, ये रॉन्ग है। एंगल हमेशा कहाँ मिलेगा? हेड हेड या टेल टेल? हमेशा कहाँ मिलेगा बोलो? हेड हेड या फिर टेल 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 मिलेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। तो अब देखो, जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ, अब थोड़ा सवाल एक दो करा जाए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है ऐसे, ये ए वेक्टर है, ठीक है। दूसरा वेक्टर है ऐसे, ये बी वेक्टर है। इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। तो बताना है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, माने ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमें बताना है। तो देखोगे तुम 120 कह सकते हो? नहीं, क्योंकि टेल से हेड जुड़ा हुआ है, नहीं ना कह सकते। तो तुम पैरेलल वेक्टर तो कर ही सकते हो ना, हाँ। इसको तो खींच तो सही सकते हो ना, इसको पीछे खींच लो, कोई फर्क पड़ेगा? चाहे इसको आगे बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो मान के चलो कि मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा ए वेक्टर था, इसको मैंने इसके वाले को, ये वाले को नीचे खींच दिया, देखो अरे नीचे खींच दिया, ये बी वेक्टर यहाँ आ गया। तो अब देखो यहाँ पहले था, डॉटेड लाइन से लिख दिया, यहाँ था पहले, तो ये था 120, ये सॉरी 120 था, है ना। तो ये कितना बचेगा? 180 में से घटाओ, कितना बचेगा? 60। तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा 60। आंसर आएगा ए एंड बी के बीच का एंगल कितना मिला? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? बाबू इन्होंने लिखेगा तो तुम समझेगा नहीं, तुम इस पर एकदम फोकस करके सीखो। अभी देखना तुम पूरा पढ़ा देंगे, जहाँ 4 को क्वेश्चन दिए दांत लग जाएगा, पहले बता रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है ना। पूरा पढ़ लेने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनता है वेक्टर का, सारा चीज़ फार्मूला याद होने के बाद भी। आराम से सीखो, और जहाँ डाउट आ रहा है वहीं पर तुरंत पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये भी कर सकते थे, हमने इसको नीचे खींच लिया, इस ए वाले को भी तो आगे खिसका सकते थे। तो मान लो हमारे पास ये ऐसा का ऐसा ही रहा, जो ये बी वेक्टर था, और ये डॉटेड लाइन से लिख दे रहा हूँ, ए वाला जो पहले था इसको हम लोग आगे खिसका दिए, यानी ए वाले को कहाँ बढ़ा दिए? ये जो ए वाला है उसको हम लोग आगे बढ़ा दिए, ए वाले को आगे कर दिए यहाँ पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक था 180 की 120 था, ठीक है। 120 था, तो हमको ये बताना है, तो 180 में से घटाओगे तो नहीं आ जाएगा 60। ये पूरा 180 बन रहा है, यहाँ पर भी ये पूरा 180 बन रहा था। तो 120 में से, है ना, 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 आएगा, है ना। तो हमारा आंसर आ गया 60। क्या दिक्कत है? तो हम लोग कैसे भी शिफ्ट करके हम लोग उसका वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक सवाल दे रहा हूँ, तुम लोग दिमाग लगाओ। जैसे मान लो मेरे पास एक ये वेक्टर है, इसको बोल रहा हूँ ए, देख इसी पर एक और वेक्टर है हमारा जो कि ऐसे है और एक नीचे की तरफ है, ठीक। और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। देख कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन बना है। ए वेक्टर हो गया, इस वेक्टर का नाम है बी वेक्टर, इस वेक्टर का नाम है सी वेक्टर। अब बताना है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल बता दो, ए एंड सी के बीच बता दो, बी एंड सी के बीच बता दो, सी हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी हो गया, बी ए का नहीं है ना, अच्छा बी ए भी है। चलो 3 को बताओ फटाफट, मैं पॉज कर रहा हूँ, बना लो जल्दी। तो चलो इसको बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, जो ए वेक्टर इसको खिसका के आगे कर दो। हमें टेल से टेल के बीच एंगल चाहिए, तो मैं इसको खिसका के अगर मान लो यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे, तो ये ए हो गया ना,
तो ए और बी के बीच 30 डिग्री पहले ही से दिख रहा है, 30 डिग्री, तो पहले का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो, अब यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ से बी और सी के बीच के एंगल देखा जाए तो ये तो 90 डिग्री है, ये और ये 90 डिग्री है ना, तो ये 90 है, यानी ए और सी के बीच का एंगल लिख सकते हैं 90 डिग्री। और दोनों को जोड़ देंगे 30 और 90, तो बी और सी के बीच का एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 9 3 बार 120 डिग्री। इस तरह से ये बनता है, ठीक है। एक होमवर्क में सवाल दे रहा हूँ बनाना। अब ये कल एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखो मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, दिमाग लगाना। मेरा क्वेश्चन है ये ए वेक्टर है, ठीक, ये डॉटेड लाइन है, मान के चलो एक क्वाड्रेंट्स बना दे रहा हूँ ताकि तुमको पता चल जाएगा कि इसी से बना है ना। एक इधर है वेक्टर ऐसे है, ठीक, और एक ना ये वेक्टर एक ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है। देख लेना भाई, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, ठीक है। अब देखो ये एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है, मान लो 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री दिया हुआ है, और ठीक है, और ये है मान के चलो 45 डिग्री। चलो अब बाकी सारा बताना है, ABCD हो गया ना। फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B, B एंड C, C एंड D, ठीक, हाँ, C एंड D हो गया, A सर डी वेक्टर का एंड D, और B एंड D, ये बनाना है आपको, सारे एंगल्स बताने हैं, ठीक है। कल इसको डिस्कस करेंगे, अपने कॉपी में बनाना। चलो कल नेक्स्ट करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ वेक्टर, तब तक ले बाय।